चांदनी रात में जब आसमान सितारों से भरा होता है तब भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लेता है कि वहां रोशनी की किरण भी डर कर ठिठक जाती है। ऐसा ही एक स्थान था बिहार के एक छोटे से गांव श्यामपुर के बाहर बसा एक पुराना कब्रिस्तान और उसके ठीक बगल में खड़ी एक विशाल हवेली। ये हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे, सालों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हर अमावस की रात को इस हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई सदी पुरानी कहानी जीवित हो उठी हो। ये कहानी उसी हवेली की है जिसके रहस्य ने न जाने कितने लोगों की नींद उड़ा दी। श्यामपुर गांव में एक नया चेहरा आया था। उसका नाम था अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। अर्जुन को रहस्यमयी कहानियों का शौक था और जब उसे श्यामपुर की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। वह अपने दोस्त रोहन, जो एक फोटोग्राफर था, और अपनी बहन माया, जो एक इतिहास की छात्रा थी, को साथ ले गया। तीनों इस हवेली के रहस्य को सुझाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यह जिज्ञासा उन्हें कहां ले जाएगी। गांव पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव के लोग मिलनसार थे, लेकिन जब बात हवेली की आई तो उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। एक बुजुर्ग रामू काका ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जाना। जो भी वहां गया या तो लौटा नहीं या पागल हो गया। हर अमावस को वहां कुछ ऐसा होता है जो इंसान के बस का नहीं। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, काका, हम पत्रकार हैं। हमें तो सच का पता लगाना है। आपकी कहानियां हमें डरा नहीं सकती। रामू काका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, उस हवेली में सिर्फ भूत नहीं, कुछ और भी है। अमावस की रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन, रोहन और माया ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़े। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी मिट्टी की मिली जुली गंध। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा उनके सामने था, जो जंग से ढका हुआ था। रोहन ने दरवाजे को छुआ और कहा, ये तो बंद है, शायद हमें इसे तोड़ना पड़े। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। तीनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। माया ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। अर्जुन ने उसका हौसला बढ़ाया, माया, डरने की कोई बात नहीं, हम बस अंदर जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे। तीनों ने हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल और भी ठंडा और भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें धूल जमी हुई थी। एक पेंटिंग में एक औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि लगता था वह उन्हें घूर रही हो। रोहन ने कैमरे से उसकी तस्वीर ली, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो तस्वीर में वह औरत गायब थी। ये क्या बला है? रोहन ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा, शायद कैमरे में कोई खराबी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हवेली के अंदर का हर कोना रहस्यमय था। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर धूल का गुबार उठता था। माया ने एक पुराना डायरी देखा जो एक मेज पर पड़ा था। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली 100 साल पहले एक जमींदार रघुवीर सिंह की थी। उनकी पत्नी राधिका एक खूबसूरत और दयालु महिला थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वह एक चुड़ैल थी। एक रात गांव वालों ने राधिका को हवेली में जला दिया और तब से उनकी आत्मा हर अमावस को हवेली में लौट आती है। माया ने डायरी बंद की और डर से कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये जगह सचमुच भूतिया है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। तीनों उस आवाज की दिशा में गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना झूमर हवा में हिल रहा था, बिना किसी हवा के। रोहन ने कैमरा उठाया, लेकिन उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और तभी उन्हें एक परछाई दिखी जो दीवार पर बन रही थी। परछाई एक औरत की थी, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। माया ने डर से चीख मार दी और परछाई गायब हो गई। रात गहराती जा रही थी। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की, तो कभी कदमों की आहट। अर्जुन ने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाए और कहा, हमें डरना नहीं है, हमें सच का पता लगाना है। वे हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, जहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक था जो ताले से बंद था। माया ने डायरी में पढ़ा था कि इस संदूक में राधिका का कोई रहस्य छिपा है।
अर्जुन ने संदूक को खोलने की कोशिश की लेकिन ताला नहीं खुला। तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसी पल एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई लेकिन कोई नहीं दिखा। माया ने डरते हुए कहा, ये राधिका की आत्मा है, वह हमें मार डालेगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, राधिका, अगर तुम हमें सुन रही हो तो बताओ तुम क्या चाहती हो। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी संदूक का ताला अपने आप खुल गया। अर्जुन ने धीरे से संदूक खोला और उसमें एक पुराना लॉकेट मिला जिसके अंदर राधिका और एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। माया ने डायरी में पढ़ा था कि राधिका का एक बेटा था जिसे गांव वालों ने उसकी मृत्यु के बाद अनाथ छोड़ दिया था। जैसे ही अर्जुन ने लॉकेट को हाथ में लिया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक ठंडी कर्कश हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। माया ने डरते हुए कहा, हमने कुछ गलत कर दिया। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। ये राधिका थी लेकिन उसका चेहरा अब डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। उसने कहा, तुमने मेरा लॉकेट छुआ, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे हमेशा। रोहन ने चीखते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। राधिका की आत्मा ने कहा, सच? सच यह है कि गांव वालों ने मुझे बेकसूर जलाया, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो इस हवेली में कदम रखता है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, राधिका, हम तुम्हारी कहानी को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन कृपया हमें छोड़ दो। राधिका की आत्मा रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाओगे तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। राधिका की आत्मा ने बताया कि उसकी शांति के लिए उन्हें उसका लॉकेट कब्रिस्तान में दफनाना होगा जहां उसकी राख बिखेरी गई थी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कब्रिस्तान में एक प्राचीन चुड़ैल रहती थी जो हर अमावस की रात को जागती थी और आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। वहां का माहौल और भी डरावना था। कब्रों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। माया ने लॉकेट को कसकर पकड़ा और कहा, हमें जल्दी करना होगा। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां राधिका की राख दफन थी, एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। ये वह चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वे जमीन को छू रहे थे। चुड़ैल ने कर्कश आवाज में कहा, ये लॉकेट मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अर्जुन ने हिम्मत दिखाए और कहा, ये राधिका का है और हम इसे दफनाकर उसकी आत्मा को शांति देंगे। चुड़ैल ने जोरदार हंसी मारी और कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। चुड़ैल ने अपने जादू से हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी और कब्रों से अजीब सी आकृतियां निकलने लगीं। अर्जुन, रोहन और माया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हिम्मत से डटकर मुकाबला किया। माया ने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला जो उसे उसकी दादी ने दिया था। उसने तावीज को चुड़ैल की ओर फेंका और एक तेज रोशनी छा गई। चुड़ैल चीखने लगी और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर लॉकेट को कब्र में दफना दिया और माया ने तावीज से कुछ मंत्र पढ़े। चुड़ैल की चीखें धीरे धीरे कम हो गईं और वह धूल में बदल गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। राधिका की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं मुक्त हूं। अगली सुबह तीनों दोस्त गांव वापस लौटे। उन्होंने राधिका की कहानी को एक किताब में लिखा और दुनिया तक पहुंचाया। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और हवेली को अब भूतिया नहीं माना जाता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात को कब्रिस्तान के पास एक हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे राधिका की आत्मा अपने बेटे को ढूंढ रही हो। अर्जुन, रोहन और माया ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि हर कहानी के पीछे एक सच होता है और हर डर के पीछे एक अनकही कहानी। उनकी यह यात्रा न केवल एक रहस्य को सुलझाने की थी, बल्कि यह भी सिखाती थी कि हिम्मत और सच्चाई से कोई भी डर जीता जा सकता है।